नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इकोलॉजी के लेक्चर पर वर्क कर रहे हैं। इकोलॉजी में 10 लेक्चर ऑल्सो कंप्लीट हो चुके हैं। आज 11th लेक्चर है। हमने इसके पहले लेक्चर में आपसे जो डिस्कशन किया था उसके विषय में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपसे बताया था कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र बनता कैसे है, ठीक है। और इसके पूरे मैप के विषय में मैंने पूरा डिस्कशन किया था। हाँ, थोड़ा टफ मैप है, समझ में हो सकता है कि एक बार में ना आए, तो आप एक दो बार इसको कैरी कर सकते हैं और समझ में आ सकता है आपको। कार्बन चक्र क्या होता है, दो चक्रों के विषय में हमने पूरी तरह जान लिया था, लेकिन नाइट्रोजन चक्र में ही हमें नाइट्रोजन चक्र जो चरण होते हैं उनके विषय में हमें जानना है, ठीक है। ध्यान सुनिए, पहला जो नाइट्रोजन चक्र के जो चरण है उसमें पहला चरण जो आपका आता है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। स्थिरीकरण मतलब समझते हैं, कोई चीज मान लीजिए उथल पुथल हो रही है, अगर वो एक फिर सीध में रेखा में आ जाए वो स्थिरीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है तो आप देखते हैं, नाइट्रोजन दो तरह से स्थिरीकृत हो सकता है। इसके दो प्रकार हैं, मतलब कि अगर हम नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की बात करें तो ये दो टाइप से हो सकता है। पहला, जिसको का से डिनोट किया गया है, मैं उसको नंबर 1 से डिनोट कर रहा हूं। पहली चीज, बादल बनते समय बिजली का चमकना। याद रखिएगा, पहले टाइप में बादल बनते समय बिजली का चमकना। जब वायुमंडल में बिजली चमकती है तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। फिर से सुन लीजिए कि कह रहा है कि जब बादल बनते समय बिजली का चमकना, जब वायुमंडल में बिजली चमकती है तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब तो अब आप सोचिए कि N2 प्लस O2, और ये कहाँ पे हो रहा है, ये आपके बादल बने हुए हैं, ठीक। ये बादल बने हुए हैं, ठीक। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर नाइट्रोजन आपस में जुड़कर एक नया बॉन्ड बनाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट हो सकता है N2O2 N2O, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना सकते हैं या बनाते हैं, ठीक। फार्मूला वैसे तो मुझे पूरी कंप्लीट जानकारी है कि जहाँ तक ये सही है, फार्मूला आप एक बार फिर से लेकिन चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा तो हो सकता है, सब में, सब ह्यूमन है और सब में एरर होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे परफेक्ट हूँ, लेकिन परफेक्ट करने का प्रयास जरूर करता हूँ, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा के जल में घुल जाते हैं और धरती की सतह पर पहुंचकर मृदा और जल के अंश में, या मृदा और जल का अंश बन जाते हैं या उसमें घुल मिल जाते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा कि बादल बनते समय बिजली जो चमकती है वो चमकती कैसे है। जब वायुमंडल में बिजली चमकती है तब नाइट्रोजन और व ऑक्सीजन आपस में जुड़कर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ तक तो कंफर्म है, आपस में जुड़ते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा के जल में घुल जाते हैं, धरती पर आते हैं, मृदा और जल के साथ ये घुल मिल करके उनका अंश बन जाते हैं, ठीक। अब समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपका कि मृदा में रहने वाले मुक्त सूक्ष्म जीवी एवं फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में रहने वाले सहजीवी बैक्टीरिया द्वारा नीले हरे शैवाल तथा बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकृत कर देते हैं। फिर ये नाइट्रोजनी योगी मृदा में छोड़ दिए जाते हैं। तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको कि ये कहना चाहते हैं कि मृदा में रहने वाले मुक्त सूक्ष्म जीवी, मैंने जैसे कि बताया था सूक्ष्म जीवों में कौन कौन से आ सकते हैं, कवक आ सकते हैं आपके। सूक्ष्म जीव में कौन कौन सा आ सकते हैं, कवक आ सकते हैं आपके, फंगीज आ सकते हैं। ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसने इसके पहले के लेक्चर जिन्होंने देखे हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो मृदा में रहने वाले मुक्त मतलब किसी के नियंत्रण में नहीं होना, सूक्ष्म जीवी एवं फलीदार, जो फल देने वाले फलीदार पौधों की जड़ों, जो पौधों की जड़ की बात कर रहा है, मान लीजिए ये कोई पौधा है और इनकी ये जड़ें हैं, ठीक।
इनकी ये जड़ें नीचे तक, ये यहाँ से ये आप मान लीजिए ये जड़ें हैं। तो कह रहा है कि जड़ों की गांठों में, ये जड़ों की जो गांठ है यहाँ पर, अगर आपने किसी पेड़ को देखा होगा तो छोटी छोटी गांठें एक सीक्वेंस में लगी होती हैं, ठीक। जड़ों की गांठों में रहने वाले सहजीवी बैक्टीरिया, इसी जड़ों की गांठों में कौन रहता है? सहजीवी बैक्टीरिया रहते हैं। सहजीवी बैक्टीरिया इन्हीं ये जो देख लीजिए बना रहे हैं, इसमें ही रहते हैं, अंदर है। अब ये पेड़ की जड़ है अंदर और इसमें गांठें हैं, गांठ के अंदर ही कौन रह रहा है? सहजीवी बैक्टीरिया द्वारा नीले हरे शैवाल तथा बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकृत कर देते हैं। वो ये कह रहा है कि ये सब मिलकर, सहजीवी बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, ये मिल के क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकृत करते हैं। पहले किसको? नाइट्रोजन को किस में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकृत कर देते हैं, फिर ये नाइट्रोजनी यौगिक मृदा में छोड़ देते हैं। मतलब पहली बात तो नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकृत कर देंगे, मतलब स्थिर कर देंगे, फिर उनमें से क्या होगा? नाइट्रोजनी यौगिक जो होते हैं उनको मृदा में छोड़ा जाता है। मतलब अगर कहें डायरेक्ट शब्दों में तो नाइट्रोजन मृदा में नहीं मिलती, छोड़ी जाती है, बनाई जा रही है, डायरेक्ट नहीं मिल रही है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि नाइट्रोजन मृदा में डायरेक्ट नहीं मिल रहा। जब ये इतनी सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं तो नाइट्रोजनी यौगिक जो है वो मृदा में ऑटोमेटिक छोड़े जाते हैं या छूट जाते हैं ऑटोमेटिक। हम तो अंदर प्रोसेस को ना आप ना हम ये दोनों देख तो रहे नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है। अब इसी प्रकार से हम अगर बात करें नाइट्रोजन स्वांगीकरण, क्या है? नाइट्रोजन स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। पौधे अमीनो अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन को, जो पौधे होते हैं अमीनो अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। जंतु इस नाइट्रोजन को खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं, वही स्वतः ग्रहण कर लेना वह स्वांगीकरण कहलाता है। मतलब ये कह रहा है कि दो डिफरेंट टाइप इसमें दे रखे हैं। पौधे जो होते हैं, पौधे की किस्म सुनिए, अमीनो अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर पौधों की बात करे कोई तो पौधे क्या करते हैं? वो आप अमीनो अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में अवशोषित करते हैं। और जो जंतु होते हैं, जंतु मतलब जीव की बात कर रहा है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन का खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रोटीन, मतलब वो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से इसी नाइट्रोजन का प्रोटीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्वांगीकरण मतलब स्वयं से किसी चीज को ग्रहण कर लेना, ठीक। नाइट्रोजन स्वांगीकरण में पौधे और जंतु मिलकर के, पहली बात तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, जंतु खाद्य श्रृंखला के माध्यम से इसी नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में अपने अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए अमोनीकरण। क्या है अमोनीकरण? अमोनीकरण में क्या है कि प्राणियों के शरीर के भीतर प्रोटीनों का उनके सरलतम रूप यूरिया व अमोनिया में विघटन होता है और यह मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड बहुत डिटेल में इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। इसीलिए तो प्राणियों के शरीर के भीतर प्रोटीनों का उनके सरलतम रूप में, अमोनीकरण में सुनिएगा फिर से कि प्राणियों के शरीर के भीतर, मतलब कोई मनुष्य है उसके शरीर के भीतर प्रोटीन जो हमने कहाँ से ली थी? खाद्य, हमने ऊपर देखो पढ़ा है, खाद्य श्रृंखला से लिया हुआ है। वो कहाँ से लिया है? प्रोटीन खाद्य श्रृंखला से लिया है। तो वही प्रोटीन की यहाँ बात हो रही है कि प्राणियों के शरीर के भीतर प्रोटीन का उनके सरलतम रूप मतलब यूरिया या अमोनिया में विघटन हो जाता है। यूरिया या अमोनिया में विघटन हो जाता है और यह मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। जो प्रोटीन हम नाइट्रोजन खाद्य श्रृंखला से लिए हैं वही
ये हमारे अंदर किसके रूप में चेंज होता है, यूरिया और अमोनिया। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूरिया एंड अमोनिया। विघटित होता है या मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आप देखिएगा कभी जब आप शौचालय के सामने खड़े होते होंगे, सुलभ शौचालय लिखा होता होगा, तो वहां एक तीखी गंध आती है, वो इन्हीं की तो होती है जो निकले होते हैं, यूरिया अमोनिया। आई थिंक, मैं जहां तक जानता हूं यही है, बाकी ठीक है। आगे देख लीजिए कि अमोनीकरण में आगे मृत जीवों की बात कर रहा है। अभी हमने बात की प्राणियों की, अब मृत जीवों की बात कर रहा है। जीवों के अवशेष भी अमोनिया के यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं और यह अमोनिया के यौगिक अमोनीकारी बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में परिवर्तित होते हैं। जो अपघटन डिकम्पोज कौन करता है, जो बैक्टीरिया सेल जो लगे होते हैं उसमें, वो डिकम्पोज जो करते हैं, तो उनके द्वारा ही अमोनिया के यौगिक अमोनीकारी बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में परिवर्तित होते हैं। हम कैसे परिवर्तित कर रहे हैं यूरिया अमोनिया, डायरेक्ट हम प्रोटीन आज हमारे अंदर है, प्रोटीन से हम यूरिया अमोनिया हमारे अंदर बनती है और वो हमारे मूत्र नली के द्वारा वो निकल जाती है। ठीक, उसके बाद यही चीज मृत जीवों में जब डिकम्पोज होती हैं तो वो बैक्टीरिया के द्वारा अमोनिया में चेंज करके और कहां ले जाते हैं, निकाल देते हैं उसको, अमोनिया बना करके उसको बाहर निकाल देते होंगे। यही वो कहना चाहते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, नाइट्रीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अमोनिया का अभी तक आपने सुना, अमोनिया बना कैसे, यूरिया कहां से आया, ठीक, स्थिरीकरण क्या हुआ, स्वांगीकरण क्या हुआ, ये हमने बता दिया है। 3 टाइप आपको बताए, पहली बात स्थिरीकरण, उसके बाद फिर स्वांगीकरण और उसके पहले आपका अमोनीकरण, अब इसके बाद सेकंड लास्ट है नाइट्रीकरण। अब एक प्रोसेस पूरा पकड़ के बैठे हैं हम लोग। अब देखिए हमने अमोनिया तक बना लिया था, अब ये अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रीकरण कहलाता है। फिर से अमोनिया, यही अमोनिया जो अभी हमने निकाली है, यूरिया अमोनिया और मृत जंतुओं और प्राणियों के अंदर से ये अमोनिया जो निकली, इसी अमोनिया का फिर से नाइट्रेट में परिवर्तन ही नाइट्रीकरण कहलाता है। फिर से, क्योंकि चक्र चल रहा है ना, देखिए नाम ही है नाइट्रोजन चक्र, हम जो पढ़ चक्र में रहे हैं तो एक चक्र के द्वारा ही तो नाइट्रोजन का बनना होगा, एक तो वही बोल रहा है। और मृदा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोबैक्टर व नाइट्रोसोमोनस अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। फिर से सुन लीजिए, अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। मृदा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनस अमोनिया का नाइट्रेट में, जो अमोनिया होता है उसका नाइट्रेट में परिवर्तन करने वाले ये 2 फैक्टर हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब नाइट्रोबैक्टर ये एक, दूसरा नाइट्रोसोमोनस, ये 2 ऐसे प्राणी या जो भी बोल लो इनको, ऐसे लोग हैं, ये जो इनका काम होता है कि जो हम प्राणी और मरे हुए जंतुओं से अमोनिया निकलती है बाहर, उसको अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, वो ये दोनों कर देते हैं, ताकि वो नाइट्रीकरण के द्वारा फिर से उसी चक्र में चला जाए। इनमें से कुछ जो होता है वो नाइट्राइड और नाइट्रेट पौधे पुनः पोषण के लिए ले लेते हैं, वही चक्र की बात कर रहे हैं। और नाइट्रीकारी बैक्टीरिया अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनस में करते हैं। ठीक, ये तो पहले ही हो चुका है। विनाइट्रीकरण क्या होता है, लास्ट, ये जो नाइट्रोजन चक्र है उसके अंतर्गत ये हमारा लास्ट है। तो विनाइट्रीकरण क्या होता है, ये स्यूडोमोनस और क्लस्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित होते हैं। ये बैक्टीरिया के नाम है, स्यूडोमोनस और क्लस्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित तथा नाइट्रेटों को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। फिर से सुन लीजिए, स्यूडोमोनस व क्लस्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया, ये 2 बैक्टीरिया हैं, मृदा में उपस्थित जो नाइट्रेटो होते हैं उनको क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन में बदल देते हैं और फिर जो वापस वायुमंडल में पहुंच जाती हैं और फिर से विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया का जन्म होता है, जो कि इनको नाइट्रोजन चक्र को पूरा करते हैं।
जैसे विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये वही काम करते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। नाइट्रोटाइट एवं नाइट्रेट ये दोनों मिल करके नाइट्रोजन का अपघटन करते हैं और ये नाइट्रोजन चक्र को पूरा कर देते हैं। नाम लेना थोड़ा टफ है, हो सकता है कि नाम लेते लेते, लेकिन आप जैसे कभी जब बहुत टफ नाम आए तो देखिए नाम को टुकड़ों में कर लीजिए। मतलब नाइट्रेटो ये एक नाम हो गया, फिर नाइट्रोजन। तो अगर जब बहुत टफ नाम आता है, हिंदी के में भी ऐसे नाम होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, तो एक बार में लेने में हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो तो दिमाग में ना आए, तो अलग अलग करके पढ़ सकते हैं तो वो जल्दी आ जाएगी। जैसे इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे बहुत टफ वर्ड हैं, तो इंग्लिश, सच्चाई ये है कि इंग्लिश उन्हीं को आ सकती है जो बेसिक से थोड़ा जानते हो। बेसिक मतलब ये है कि अब आपको मान लीजिए बहुत बड़ा सेंटेंस पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा ना एक सेकंड के अंदर अंदर तोड़ लीजिए, कुछ एक बार में पढ़ लीजिए, हो गया। छोटे बच्चे तो है नहीं, कर सकते हैं ऐसा, तो बहुत जो है आसान हो जाएगा। नाइट्रोजन चक्र और उनका मानव पर प्रभाव क्या होता है, यही हम खत्म करके इस टॉपिक को वाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और नाइट्रोजन चक्र और मानव पर प्रभाव, नाइट्रोजन चक्र का मानव पर कई गतियों पर प्रभाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन जलाना, नाइट्रोजन पर आधारित उर्वरकों का उपयोग और अन्य गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक रूप से उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा में नाटकीय रूप से वृद्धि कर सकती हैं। क्योंकि नाइट्रोजन उपलब्धता अक्सर कई परिस्थिति प्रणालियों की प्रारंभिक उत्पादकता को सीमित करते हैं। नाइट्रोजन की उपलब्धता में बड़े बदलाव से जलीय और स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र दोनों में नाइट्रोजन में गंभीर परिवर्तन हो सकता है। औद्योगिक नाइट्रोजन निर्धारण 1940 के दशक से तेजी से बढ़ रहा है, ठीक, और वर्तमान में यह दुगना हो चुका है। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में बात करें तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त पेड़ों में पोषक तथा असंतुलित वन परिवर्तन और जैव विविधता में गिरावट का कारण बन सकते हैं। नाइट्रोजन उपलब्धता में वृद्धि के साथ अक्सर कार्बन स्टोरेज में बदलाव होता है। कृषि प्रणालियों में पौधों के उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें अगर हम बात करें आमतौर पर नाइट्रोजन के रूप में या प्रयुक्त नाइट्रोजन मिट्टी से बाहर निकल सकते हैं, और जब नाइट्रोजन मिट्टी से बाहर निकल जाएंगे तो उनकी उर्वरता क्षीण हो जाएगी। कृषि और शहरी क्षेत्र में लागू अधिकांश नाइट्रोजन अंत में नदियों और निकटवर्ती तटीय प्रणालियों में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि गंभीर खतरा हो सकता है। नजदीकी समुद्री प्रणालियों में नाइट्रोजन में वृद्धि अक्सर ऑक्सीजन नहीं, हाइपोक्सिया, कम ऑक्सीजन, जैव विविधता में बदलाव और खाद्य संरचना में बदलाव इनका कारण बन सकते हैं। नाइट्रोजन में वृद्धि का एक आम परिणाम हानिकारक जो एल्गी ब्लूम होता है, या उसको एल्गी ब्लूम ही बोलते हैं, उसमें वृद्धि होना होता है। एल्गी ब्लूम में जितनी वृद्धि होगी उतने ही आपके नीचे जीव जंतुओं की मृत्यु होगी। आर्थिक रूप से विनाशकारी प्रभाव के बावजूद नाइट्रोजन के अतिरिक्त जैव विविधता और प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन संभव है इसके द्वारा। और इसके अतिरिक्त जलीय प्रणाली में नाइट्रोजन में वृद्धि से ताजे पानी का जो संकट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है आपका। अब हम नेक्स्ट है हमारा अवसादी चक्र में पहला फास्फोरस चक्र, आपका नाइट्रोजन चक्र समाप्त हुआ। हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और समझने का पूरा प्रयास करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।